चलिए शुरू करते हैं धीरू भाई अंबानी के बारे में, जो कि आज आपके बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानियां और उनका मोटिवेशन आपको नई दिशा जरूर दिखा सकता है। धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने कभी 300 रुपए की नौकरी में काम किया था, पेट्रोल पंप पर तेल भरने का काम किया था, बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक बने। इनकी एक बहुत ही फेमस कोटेशन है जो अक्सर ये कहा करते हैं और सब लोगों में मोटिवेशन का कारण बनती है, और वो कहते हैं कि ओनली व्हेन यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। 1932 28 दिसंबर को जन्मे थे। इनका कहना था कि ओनली व्हेन यू ड्रीम इट, जब आप सपने देख सकते हैं तभी आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। यानी हम जब सोच सकते हैं तभी हम उन्हें पूरा कर सकते हैं। हम में से कुछ लोग सोचने से भी कतराते हैं। ये उनके लिए बहुत ही सीधी और सटीक पंक्ति है। आइए मैं आपको इनके परिवार से और इनके जीवन से आपका पूरा परिचय कराता हूं। जब इनका देहांत हुआ उस समय इनकी कंपनी की कीमत 62,000 करोड़ रुपए थी। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में 300 रुपए महीने से काम करना शुरू किया हो और वो इतनी जीरो वाली कंपनी बना गया कि उसे आप लिखने में भी एक बार में शायद गलती कर जाएं, तो ये कहानी आपके लिए जरूर प्रेरणादायक होगी। धीरू भाई अंबानी, इनका जन्म 28 दिसंबर साल 1932 में गुजरात के जूनागढ़ जिले के अंदर एक छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ था। इनके पिताजी एक साधारण शिक्षक जिनका नाम गोवर्धन लाल अंबानी था और माता का नाम जमुनाबेन था। ये 4 भाई बहन हुआ करते थे। पिताजी की कमाई से घर का खर्चा नहीं चलता था, इसलिए पिताजी भी समय निकालकर घर गांव में लगने वाले मेले या कोई त्योहार पर ठेला लगा करके चीजें बेचा करते थे। ये भी उनका हाथ बटाने के लिए आगे निकला करते थे। यानी सीजनल कोई त्योहार आया तो नमकीन या गठिया बनाए और बेचने के लिए चले गए। धीरू भाई अंबानी जो कि पिता के साथ लगकर काम कर रहे थे, लेकिन काम में रुचि ना होते हुए इनका दिमाग बिजनेस में चलने लगा। इन्हें लगा कि किस प्रकार से पैसा कमाया जा सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक ना होती हुई देख करके इन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ने का निर्णय लिया और अपने बड़े भाई के साथ, पिता के साथ भजिया बेची, लेकिन बड़े भाई के साथ फिर विदेश जाने का निर्णय लिया। धीरू भाई अंबानी, जिनके परिवार में आप मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को जानते हैं और अनिल अंबानी और टीना अंबानी को जानते हैं। इन्हें जियो के लिए या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स आदि चीजों के लिए आप लोग जानते हैं। इनका परिवार परिचय हम बाद में भी करा सकते हैं। तो धीरू भाई अंबानी ने अपने घर के आर्थिक हालात को देखते हुए पहले फल और फिर नाश्ता बेचने का निर्णय किया, लेकिन उसमें कुछ खास ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अपने बिजनेस को बढ़ाए रखने के लिए इन्होंने धार्मिक और पर्यटक स्थलों पर पकौड़े बेचने का काम भी शुरू किया, जिससे कि वहां पर इनको पर्यटकों के आने जाने से धन का लाभ हो, लेकिन वो भी साल भर चल नहीं पाता। इसके चलते इन्हें अपना यह काम बंद करना पड़ा और काम बंद करके इन्हें नौकरी करने के लिए देश छोड़ करके यमन जाने का निर्णय लिया। यमन, जब आप अरब सागर का मैप देखते हैं तो आपको भारत के पश्चिम की तरफ, यानी कि गुजरात से अगर सीधी बोट पकड़ ली जाए तो ओमान और यमन में जाकर के ही रुकेगी। ये अपने बड़े भाई रमणिक के साथ नौकरी करने यमन चले गए जब ये मात्र 17 साल के थे। जब 17 साल के थे तब ये वहां पर चले गए और मात्र 2 साल वहां पर नौकरी करने पर इनकी कार्यकुशलता को देखते हुए वहां की जिस कंपनी में ये काम किया करते थे, यमन की कंपनी में, उस कंपनी ने, जिसका नाम था ए बैस एंड कॉर्पोरेशन, उसने इन्हें मैनेजर का पद ऑफर किया। अपनी कार्यकुशलता से इन्हें भी अपने ऊपर विश्वास बढ़ा और लगा कि जब विदेशी कंपनी मेरे बारे में पहचान सकती है कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, तो मुझे भी अपना टैलेंट पहचानना चाहिए। इनके बारे में कहावतों में एक बात बहुत प्रचलित है कि जब ये कंपनी में काम किया करते थे तब उस कंपनी में 25 पैसे में आसानी से चाय मिल जाया करती थी, लेकिन ये चाय पीने के लिए 1 रुपया खर्च करके बड़ी होटल में जाया करते थे जहां पर बड़े बिजनेसमैन और व्यापारी लोग आया करते थे। कहते हैं कि ये उस चाय को पीते पीते उन बिजनेसमैन के आइडिया सुना करते थे, उन व्यापारियों के आइडियाज या उनके बीच चल रही चर्चा को सुना करते थे कि बड़े लोग आपस में बातचीत क्या करते हैं। ये कुछ ऐसे नमूने हैं या ऐसे कुछ वाक्यांश हैं जिन्हें याद करने के बाद हमें किसी बड़े व्यक्तित्व के बारे में सोचने का मोटिवेशन प्राप्त होता है। कहते हैं धीरू भाई अंबानी में लंबे समय से बिजनेस बनने की एक प्रेरणा थी। उस प्रेरणा का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि यमन में चांदी के सिक्के चला करते थे। जैसे आज हमारे यहां पर सिक्का चलता है 1 रुपए का, 5 रुपए का, 2 रुपए का टाइप से, ऐसे यमन में भी सिक्के चला करते थे, लेकिन वो चांदी के थे। मान लीजिए कि 1 रुपए का सिक्का चांदी का हो। धीरू भाई अंबानी को यह समझ में आया कि इस रुपए की ओरिजिनल वैल्यू तो कम लगा रखी है इन्होंने, और इसका जो बनाया हुआ पदार्थ है वो चांदी है।
मतलब यूं समझिए कि हम लोग चांदी की वैल्यू ना देकर रुपए की वैल्यू दे रहे हों। धीरू भाई अंबानी ने यमन में बन रहे उन चांदी के सिक्कों को इकट्ठा किया और उन्हें गलाने लंदन भेज दिया। लंदन से उन्हें गला करके चांदी में कन्वर्ट कराकर वापस मंगाया और उस चांदी को बेचकर ज्यादा पैसा कमा लिया। यानी कि एक बिजनेसमैन उनके दिमाग में लंबे समय से चल रहा था। इस बात के बारे में जब यमन की सरकार को पता चला तो उन्होंने चांदी के सिक्के बनाने बंद कर दिए, यानी कि इस प्रकार की कार्रवाइयों पर रोक लगा दी। हालांकि धीरू भाई अंबानी केवल इसी प्रकार की घटनाओं से ही आगे नहीं बढ़े, उनके जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। हालांकि जब ये उतार चढ़ाव की बात हम करते हैं, उस दौरान यमन के अंदर आजादी का आंदोलन निकल कर आता है। कहते हैं कि आजादी के उस आंदोलन के दौरान धीरू भाई अंबानी यमन छोड़कर भारत आ गए और भारत आकर के उनके दिमाग में एक बिजनेस का आइडिया आया। बिजनेस का आइडिया ये कि इंडिया के लोग पॉलिस्टर का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं और वहीं विदेशी लोगों को भारत के मसाले पसंद हैं, तो क्यों ना कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ऐसी कंपनी शुरू की जाए जिसमें भारत से मैं मसाले बाहर बेच सकूं और बाहर से पॉलिस्टर मंगाकर मैं इंडिया में बेच सकूं। इसी काम को बढ़ाते हुए धीरू भाई ने अपने 15,000 रुपए की कुल जमा राशि से एक कमर्शियल कॉर्पोरेशन का मस्जिद बंदर नामक स्थान पर नरसिम स्टेट में एक छोटे से ऑफिस का शुभारंभ किया, जिससे रिलायंस कंपनी का उदय हुआ। यानी कि इन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में भारतीय मसालों को विदेश बेचना और विदेशों से बने हुए पॉलिस्टर को इंडिया में लाकर बेचना। यह कुछ वैसा ही था जिस प्रकार से अंग्रेज इंडिया में किया करते थे। अंग्रेज इंडिया में बना बनाया कपड़ा इंडिया लाया करते थे, भारतीय मसालों को वो यूरोप में ले जाया करते थे। धीरू भाई अंबानी ने भी कुछ वैसा ही करने का सोचा। जब इन्हें यह समझ में आने लगा कि कपड़े की मांग भारत में बढ़ सकती है, तो उस मांग को बढ़ा रखने के लिए इन्होंने धीरे धीरे अपने काम को विस्तार देना शुरू किया। कहते हैं कि इनका पहला ऑफिस मात्र 350 स्क्वायर फीट के अंदर बना हुआ था, जिसमें एक टेबल, एक टेलीफोन, 3 कुर्सियां लगी हुई थी, जहां से इन्होंने अपने कारोबार को शुरू किया। इन्होंने अपने कारोबार को आगे बढ़ाते हुए साझेदारी के रूप में अपने एक चचेरे भाई को भी साथ में काम में लिया, जिसका नाम चंपकलाल दमानी था। दोनों लोग मिलकर के काम करने लगे, लेकिन 1965 में दोनों ने अपने कामों के रास्ते अलग कर लिए, क्योंकि चंपकलाल दमानी रिस्क लेने से डरते थे, वहीं धीरू भाई अंबानी रिस्क लेने के महारथी थे। जिस समय लोग पॉलिस्टर पर विश्वास करना बंद कर रहे थे, धीरू भाई अंबानी उसका स्टॉक करके उसके प्राइस बढ़ने का इंतजार करते थे। कहते हैं कि धीरू भाई अंबानी को कपड़े की इतनी समझ विकसित हुई कि इन्होंने एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का निर्माण किया। साथियों, विमल के नाम से आप लोग जो आज पान गुटखा देखते हैं, जिसमें जुबा केसरी आप बोलते हुए सुनते हैं, उस विमल के नाम से पहले एक कपड़ा आया करता था। मैंने उस कपड़े को देखा है, पता नहीं आप लोगों ने कितनों ने देखा है। ये विमल नाम का जो कपड़ा था, असल में ये धीरू भाई अंबानी के ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बना हुआ कपड़ा था, जिसके निर्माण के लिए 1966 में अहमदाबाद के नरोडा में एक कपड़े मिल की स्थापना की गई थी और विमल ब्रांड का नाम किया गया था। साथियों, ये जो विमल नाम था, ये इनके भाई रमणीक लाल अंबानी के बेटे, जो इनके बड़े भाई रमणीक लाल थे, जिनके साथ ये बाहर गए थे यमन काम करने, उन्हीं के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। यानी कि यह ब्रांड विमल नाम से इंडिया में प्रचलित होने लगा। साथियों, कहते हैं कि इन्होंने इतनी उन्नत किस्म का कपड़ा बना लिया था कि 1975 में एक बार विश्व बैंक की टेक्निकल टीम इंडिया विजिट करने आई और इनके इंडस्ट्रीज का विजिट किया। तो उन्होंने कहा कि जिस गुणवत्ता का कपड़ा ये यहां बनाते हैं, उतनी गुणवत्ता का कपड़ा हम बैठकर बाहर भी, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज में भी नहीं बना पाते हैं। साथियों, देश में उस समय लाइसेंस राज चला करता था, यानी कि हर चीज के लिए आपको सरकारी महकमों की फाइल को होकर गुजरना पड़ता था। ये उन सब चीजों से निकलते हुए अपने काम को आगे बढ़ाकर ले गए और रिलायंस के स्टॉक मार्केट की स्थापना करी। साथियों, आज हम हर दूसरी कंपनी के बारे में सुनते हैं। जब भी कोई प्राइवेट कंपनी होती है, उसका सपना होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर आना, यानी कि कंपनी के शेयर निकालना, कंपनी का शेयर मार्केट में लॉन्च करना। इसकी शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति थे, ये धीरू भाई अंबानी ही थे। इन्होंने दुनिया को कंपनी का मालिक बनने के लिए इनविटेशन दिया। आज जो आईपीओ आपको समझ में आता है कि एक कंपनी जो अपने 100% हिस्सेदारी अपने साथ रखती है, यदि वो अपनी हिस्सेदारी को बहुत छोटे छोटे भागों में बांट दे और लोगों को वो मालिकाना हक दे और उसके बदले में खुद उनसे पैसा ले ले, तो इस प्रक्रिया को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। और यह काम धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस के साथ किया। साथियों, 1977 में रिलायंस अपना आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ले आया, जिसमें उन्होंने 58,000 से ज्यादा निवेशकों को शामिल किया। यानी यूं समझिए कि रिलायंस के छोटे छोटे शेयर निकाल करके निवेशकों को दिए और उसकी एवज में पैसा लिया
उस पैसे से कंपनी को बड़ा करने का काम किया। निवेशकों को कंपनी के बड़े हो जाने से शेयर के बेचने पर लाभ होने लगा और देश के अंदर शेयर मार्केट के अंदर रिलायंस की धूम मचने लगी। कहते हैं कि रिलायंस के शेयर बेचने के लिए धीरू भाई अंबानी ने रोड शो तक किए, लोगों को बताया कि मेरे शेयर लेने से क्या फायदा हो सकता है। धीरू भाई अंबानी अपने समय में धीरे धीरे कंपनियों का विस्तार करते चले गए। प्राप्त हुए लाभ से धीरे धीरे पेट्रोकेमिकल, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, बिजली, फुटकर, कपड़ा, टेक्सटाइल, मूलभूत सुविधाएं, पूंजी बाजार आदि सब क्षेत्रों में इन्वेस्ट करते चले गए। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस समय धीरू भाई अंबानी 2012 में भारत देश छोड़ रहे थे, यानी कि दुनिया छोड़ रहे थे, तब उस समय इनकी कंपनी में 85,000 कर्मचारी काम कर रहे थे। सोचिए, जिस कंपनी की स्थापना कभी मात्र 3 कुर्सी वाले ऑफिस से हुई हो, वह कंपनी 2012 में 85,000 कर्मचारियों की कंपनी थी। 65,000 करोड़ की कंपनी की वैल्यूएशन थी। यह थी धीरू भाई अंबानी की सक्सेस स्टोरी। होपफुली आप इनके परिवार के सदस्यों से परिचित हो, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की कहानी आपको पता हो, क्योंकि अल्टीमेटली इनके फादर ने वो मुकाम हासिल किया, नीचे से चलकर आसमान की उन ऊंचाइयों को छुआ, जो आज भी देश के अंदर बहुत से युवाओं के प्रेरणा का कारण बनते हैं। इसलिए इस सेशन से और कोई सार ले या ना ले, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि काम कोई छोटा नहीं होता। जिस व्यक्ति ने कभी पकौड़े या फिर नमकीन बेची थी, वो देश के अंदर आज नंबर 1 पैसे वाली कंपनी बनकर बैठा है। यह विचार, काम को छोटा ना मानकर, काम वॉल्यूम में छोटा हो सकता है लेकिन आपके दिमाग में बड़ा अगर होगा तो दुनिया में आप भी इसी प्रकार के मुकाम हासिल करेंगे। साथियों, 24 जून 2002 को हार्ट अटैक से उन्हें मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में एडमिट कराया गया और 6 जुलाई 2002 को उन्होंने अंतिम सांसें ली। भारत सरकार के द्वारा उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साथियों, इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे और भी अवार्ड जीते, जिसमें से अचीवर अंडर 50, यानी कि दुनिया के 50 जो 50 हैं उनके अंदर इनका नाम शामिल हुआ। बहुत सारे अवार्ड इनके साथ जुड़े, इनके अंदर वार्टन डीन मेडल, मोस्ट पॉपुलर पीपल इन एशिया का अवार्ड, इंडिया बिजनेस मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड, केमटेक फाउंडेशन एंड केमिकल इंजीनियरिंग अवार्ड, मैन ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड, इकोनॉमिक टाइम अवार्ड फॉर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस, ABLF ग्लोबल एशियन अवार्ड, मैन ऑफ 20th सेंचुरी अवार्ड आदि महत्वपूर्ण अवार्ड इन्हें दिए गए और इन्हें मरणोपरांत 2016 के अंदर पद्म विभूषण, जो भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उससे भी सम्मानित किया गया।